विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था कर रहे थे हम, ठीक है। उसमें भाग 3 मूल अधिकार कर रहे थे। आज हमने 5वां मूल अधिकार करना है, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। उसके अंदर हमने 2 आर्टिकल पढ़ने हैं, आर्टिकल 29, आर्टिकल 30, ठीक है। आर्टिकल 29 कहता है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। पहला क्वेश्चन यही पूछेगा, कौन अल्पसंख्यक, ठीक है। दूसरा आर्टिकल हमने पढ़ना है, आर्टिकल 30, शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, यानी राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर क्या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। इतना क्लियर हो गया। फिर यहां पे फिर पूछेगा कौन अल्पसंख्यक। भाई 2 आर्टिकल है, आर्टिकल 29 के अल्पसंख्यक की डेफिनेशन अलग तरह से दे रखी है, आर्टिकल 30 में अल्पसंख्यक की डेफिनेशन अलग तरह से दे रखी है। यूपीएससी जब क्वेश्चन पूछती है वो पूछती है आर्टिकल 29 में अल्पसंख्यक मतलब, और आर्टिकल 30 में अल्पसंख्यक का मतलब कि मायने क्या, ठीक है। तो अब इसके अंदर जब हम आर्टिकल पढ़ रहे होंगे तो वहां पे मैं बताऊंगा कि आर्टिकल 29 में अल्पसंख्यक कैसे पढ़ने हैं और 30 में कैसे पढ़ने। इतना क्लियर हो गया? तो ठीक है भाई, तो पहले आर्टिकल 29 पढ़ लेते हैं, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण यानी प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। आर्टिकल 29(1) क्या कहता है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को, भारत के प्रत्येक नागरिक को, व्यक्ति नहीं बोला है, प्रत्येक नागरिक बोला है, ये ध्यान देना, प्रत्येक नागरिक को जिसकी अपनी विशेष भाषा, अब ये याद करना शुरू करना आपने, विशेष भाषा, लिपि, भाषा लैंग्वेज को बोलते हैं, लिपि स्क्रिप्ट वो बोलते हैं, और संस्कृति है, संस्कृति कल्चर को बोलते हैं। तो ये 3 शब्द याद रखने हैं आपने। जब भी आपसे पूछेगा आर्टिकल 29 में अल्पसंख्यक कौन, जो भाषा, लिपि और संस्कृति से क्या है अल्पसंख्यक, क्या है भाषा, लिपि और संस्कृति से। तो भारत के प्रत्येक नागरिक को जिनकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है उसे बनाए रखने का अधिकार होगा। भारत के सुदूर अंचल में ऐसी अनेक आदिवासी जनजातियां बसती हैं जिनकी अपनी विशिष्ट भाषा है, अपनी विशिष्ट लिपि है, अपनी विशिष्ट संस्कृति है, ठीक है। इसकी सुरक्षा भारत की सांस्कृतिक विविधता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है, सांस्कृतिक विविधता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए उक्त उपबंध किया गया है। ये वाला आर्टिकल इसलिए रखा गया है ताकि क्या हो सके, सुदूर अंचलों में जो आदिवासी जनजातियां बसती हैं, जो भाषा, लिपि और संस्कृति से अल्पसंख्यक हैं, उन्हें अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति बनाए रखने का क्या हो, अधिकार हो। न्यायिक निर्णयों के अनुसार भाषा, लिपि और संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार नागरिकों के सभी वर्गों, चाहे वे अल्पसंख्यक हों चाहे वो बहुसंख्यक हों, दोनों को ही प्राप्त है। ऐसा नहीं है कि जिनकी ज्यादा जनसंख्या है उनकी अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति तो वो नहीं बचा सकते, वो भी बचा सकते हैं, वो भी बचा सकते हैं। इतना क्लियर हो गया? ठीक है जी। विश्व के जितने विद्वान हैं वो इसी चीज से चिंतित हैं। किस चीज से? किस चीज से? सांस्कृतिक विविधता समाप्त हो रही है। क्या हो रही है? सांस्कृतिक विविधता समाप्त हो रही है। सभी लोग एक जैसा पहन रहे हैं लगभग, सभी लोग एक जैसा खा रहे हैं लगभग। भाई अगर पैकेजिंग फूड अगर खाना स्टार्ट कर दिया पूरे विश्व ने, सभी लोग अगर माना, क्या बना बनाया जो आता है पानी में डाला और क्या, अगर सभी लोग वो खाने लग गए, सभी लोग एक जैसा कपड़ा पहनने लग गए, तो सांस्कृतिक विविधता कहां रही? खत्म। इसलिए चिंतित हैं कौन? कई जो विद्वान हैं वो इस चीज को लेकर चिंतित है। जो इवन जो फॉरेनर्स आपके देश में आते हैं वो क्यों प्रसन्न होते हैं यहाँ पे आके? अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रकार का भोजन है ना। हमारे उत्तराखंड में तो अरसे भी अलग अलग तरह के होते हैं, कहीं गोल होते हैं, कहीं चपटे होते हैं, कहीं बड़े बड़े होते हैं, कहीं कुछ होते हैं। तो इन चीजों को देखकर वो इतने आश्चर्यचकित होते हैं, वो कहते हैं ऐसे विविधता कैसे? कोस कोस पर पानी बदले, कोस कोस पर वाणी, वाणी भी बदल रही, पानी भी बदल रहा, संस्कृति भी बदल रही, रहन सहन भी बदल रहा, पहनावा बदल रहा है ना। आप राजस्थान जाओगे वहां का पहनावा अलग, रन ऑफ कच्छ में जाओगे यहाँ तक की चूड़ियां पहनी हुई होंगी महिलाओं ने, कहीं पर कैसा डांस, कहीं पर कैसा डांस, कहीं पर भंगड़ा हो रहा, कहीं पर गिद्दा हो रहा, कहीं पे क्या हो रहा, राउफ हो रहा, कहीं हिकात हो रहा,
कहीं पर बांस के डंडों पे नॉर्थ ईस्ट में जा रहे हैं तो उस पर उछल के डांस कर रहे हैं। तो इसी विविधता को देखने आते हैं कौन लोग? वो लोग जहां महिलाएं पुरुष सब एक जैसा पहन रहे हैं, एक जैसा खा रहे हैं, एक जैसे फ्रिज पे रखा हुआ है, आ रहे हैं ऑफिस से आ रहे हैं, उसको गर्म कर रहे हैं, ओवन में डाल रहे हैं, खा रहे हैं, आग जलाने की भी जरूरत नहीं है। और राजस्थान में जा रहे हैं तो वहां तो रेत के अंदर बन रहा है, पहले आग लगा रहे हैं, फिर उसमें क्या कर रहे हैं, डाल रहे हैं, फिर उसके ऊपर रेत डाल रहे हैं। वो हैरान हो रहे हैं, वो क्या है ये, समझ में आ रहा है? तो ये सांस्कृतिक विविधता बनाए रखना बहुत जरूरी है। चलो आर्टिकल 29(2) शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश यानी एडमिशन के अधिकार के बारे में, इसके अनुसार ऐसी किसी भी शिक्षण संस्था में जो राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि से सहायता प्राप्त है, राज्य निधि से पोषित मतलब जिसमें सरकार का पैसा लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, जो सरकार के पैसों से पोषित हो रही है, या राज्य निधि से सहायता प्राप्त है, राज्य ने पैसा दिया है उसको क्या करने के लिए, उसके एस्टेब्लिश होने के लिए, ठीक है। ऐसे किसी भी शिक्षण संस्थान में जो राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि से सहायता प्राप्त है, किसी नागरिक को प्रवेश देने से, किसी नागरिक को प्रवेश देने से केवल धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा। फिर देखिए केवल लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ, केवल धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा। यही बारीकियां होती कि केवल लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ। चलो अब आर्टिकल 29 में शिक्षण संस्थाओं की स्थापना हुई। आर्टिकल 29 अल्पसंख्यकों को जहां अपनी भाषा, लिपि तथा संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार प्रदान करता है, वहीं इस अधिकार के प्रयोग के लिए आर्टिकल 30 ब्रैकेट में 1 यानी 30(1) के अंतर्गत शिक्षण संस्थाएं स्थापित करने तथा उन्हें संचालित करने का अधिकार दिया गया है। क्या किया गया है? आर्टिकल 29 ने कहा भाषा, लिपि और संस्कृति को संरक्षित करने के लिए, ठीक है। यहां पर हम क्या बोलेंगे, भाषा या धर्म। यहां पे जो अल्पसंख्यक बोलेंगे वो क्या बोलेंगे, भाषा या धर्म। वहां पर हमने बोला था भाषा, लिपि और संस्कृति, यहां पे हम क्या बोल रहे हैं, भाषा और धर्म। आर्टिकल 30 में है, आर्टिकल 30 में आगे हम शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। तो अल्पसंख्यक कौन, भाषा और धर्म से अल्पसंख्यक। तो भाई इन्हें अपनी भाषा या धर्म पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार होगा। भाई जो सनातनी हैं उनके अपने स्कूल चलते हैं, जो सिख हैं उनके अपने स्कूल चलते हैं, मुस्लिम हैं उनके अपने स्कूल चलते हैं। किसके आधार पर चलते हैं, धर्म के आधार पर चलते हैं, ठीक है। तो कौन दे रहा है ये अनुमति, किसने दी, ये अनुमति किसने दी भाई, आर्टिकल 30 ने दी। किसने दी, आर्टिकल 30 ने। यानी भाषा या धर्म पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्था की स्थापना करने और उसका प्रशासन करने का अधिकार होगा। अब क्या हुआ, एक मामला आया, सेंट जेवियर कॉलेज अहमदाबाद बनाम गुजरात राज्य के वाद में कहा गया कि अल्पसंख्यक वर्ग को शिक्षण संस्था के प्रशासन के अधिकार में प्रबंध समिति के गठन का, शिक्षण के माध्यम को विनिश्चित करने का तथा शैक्षणिक और प्रशासनिक नीति के निर्धारण का अधिकार भी शामिल है। क्या शामिल है, शैक्षणिक और प्रशासनिक नीति को निर्धारित करने का अधिकार शामिल है। लेकिन क्या हुआ, फिर एक और वाद आ गया, मोहिनी जैन का वाद। मोहिनी जैन वाद में न्यायालय ने कहा कि स्थापना एवं प्रबंध के अधिकार में शुल्क निर्धारण का अधिकार सम्मिलित नहीं है। ये नहीं कि मनमानी शुल्क निर्धारण का अधिकार सम्मिलित नहीं है। अल्पसंख्यक संस्थाओं के लिए शुल्क का निर्धारण सरकार के द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा, सरकार के द्वारा किया जाएगा। आर्टिकल 30 ब्रैकेट में 2 30(2) राज्य द्वारा शिक्षण संस्थाओं में विभेद का निषेध करता है। इसके अनुसार राज्य किसी शिक्षण संस्था को सहायता देने में इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगा कि वह किसी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंधन में, मैनेजमेंट में है। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। आर्टिकल 30(1) और आर्टिकल 29(2) के अधीन है। आर्टिकल 30(1), आर्टिकल 29(2) के अधीन है। अतः राज्य पोषित या राज्य निधि से सहायता प्राप्त किसी अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान में या शिक्षा संस्था में
किसी नागरिक को प्रवेश देने से केवल धर्म, मूलवंश, जाति या भाषा के आधार पर इनकार नहीं किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, ध्यान रखना है। 30(1) से ठीक है, शिक्षण संस्था आपने खोल दी, पर आप किसी भी व्यक्ति को धर्म, मूलवंश, जाति या भाषा के आधार पर इनकार नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? ये नहीं बोलेंगे, सिख लोग ये नहीं बोलेंगे कि ये जी हमारा स्कूल है, इसमें और कोई नहीं आएगा, जाएगा। दूसरे धर्म का व्यक्ति भी क्या कर सकता है, उसमें एडमिशन ले सकता है। या कोई भारत जो सनातनी है उनका अगर कोई स्कूल चल रहा है तो उसमें ये नहीं बोला जाएगा कि ये दूसरे धर्म का है, इसको हम नहीं रख रहे हैं। रख सकते हैं, रखना पड़ेगा, मूल अधिकार है। इसीलिए मैंने बोला आर्टिकल 30(1) जो है आर्टिकल 29(2) के अधीन है। किसके अधीन है? 29(2) के अधीन है। इन स्कूलों में आप क्या नहीं कर सकते? धर्म के आधार पर, मूलवंश के आधार पर, जाति के आधार पर, भाषा के आधार पर क्या नहीं, भेदभाव नहीं कर सकते। ठीक है। TMA पाई फाउंडेशन वाद में न्यायालय ने कहा कि यदि कोई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था सरकार से अनुदान प्राप्त करती है तो शैक्षणिक संस्था की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यह नहीं कि अनुदान प्राप्त कर ले तो अब सरकार के हिसाब चलेगी। उसको बता दिया गया था कि अपना सिलेबस अपने आप अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकती हो। भाई सिखों का स्कूल है तो वो पंजाबी पढ़ा सकते हैं, गुरुमुखी पढ़ा सकते हैं। ठीक है। आपके अगर ये हिंदुओं के स्कूल हैं तो वहां पर आप संस्कृत पढ़ा सकते हो। ठीक है, देव भाषा संस्कृत पढ़ा सकते हो। मुस्लिम के स्कूल हैं तो वो कुरान की आयतें पढ़ा सकते हैं मदरसों में, मकतबों में। ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के 11 सदस्यीय पीठ ने निर्णय दिया कि अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को अकादमिक सत्र का निर्धारण, अकादमिक अर्हता का निर्धारण, शिक्षकों की योग्यता का निर्धारण आदि के मामलों में सरकार के निर्देशों का पालन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सरकार के निर्देशों का पालन करना पड़ेगा। ठीक है। तो मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है कि शायद बीएड कंपलसरी हो गया। क्या हो गया? बीएड कंपलसरी, चाहे प्राइवेट स्कूल हो, वहां पे जो टीचर होगा वो बीएड होना चाहिए। ठीक है। 6 जनवरी 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने मोहम्मद रफीक बनाम कोताई रहमानिया उच्च मदरसा प्रबंधन समिति व अन्य के वाद में निर्णय दिया कि शिक्षा की उत्कृष्टता सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को विनियमित किया जा सकता है। न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 30(1) के तहत अल्पसंख्यकों के अधिकार न तो निरपेक्ष है न कानून से ऊपर है। दरअसल क्या हुआ, मदरसों में कंप्यूटर शिक्षा देने पर जोर दिया सरकार ने। क्या दिया? और मदरसों ने कहा कि नहीं जी हमारे यहाँ तो नहीं चलेगा ये कंप्यूटर शिक्षा। और ये कोई क्या नाम है, मोहम्मद रफीक, 2020 का मामला है, 6 जनवरी 2020 का। मोहम्मद रफीक बनाम कोताई रहमानिया उच्च मदरसा प्रबंधन समिति और अन्य के वाद में क्या निर्णय दिया कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि शिक्षा की उत्कृष्टता सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को विनियमित किया जा सकता है, रेगुलेट किया जा सकता है। न्यायालय ने कहा कि अगर 30(1) के तहत अल्पसंख्यकों के अधिकार न तो निरपेक्ष हैं और न ही कानून से ऊपर है। इतना समझ में आ गया? ठीक। और जरूरी भी है भाई, शिक्षा का पैटर्न बदल रहा है। सच्चर समिति की रिकमेंडेशन जब आई तो पता चला कि मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व तो बहुत कम है सरकारी सेवाओं में। तो क्यों है भाई? क्योंकि अगर आप अलग प्रकार की शिक्षा दोगे तो क्या होगा कि आप मुख्य धारा में तो कभी आ ही नहीं पाओगे। मुख्य धारा में आने के लिए आपको वर्तमान की शिक्षा व्यवस्था को क्या करना पड़ेगा? अपनाना पड़ेगा। तो इसमें ना नुकुर नहीं चलेगी। इसमें कोर्ट ने बोल दिया है ना तो निरपेक्ष है ना कानून से ऊपर। इतना समझ में आ गया? ठीक। अब इसके बाद मैं बता रहा हूं सेविंग्स ऑफ सर्टेन लॉ, कतिपय विधियों की व्यावृत्ति। कतिपय विधियों की व्यावृत्ति में आपने क्या करना है कि आर्टिकल 31 से संबंधित जितने भी क ख ग घ ये पढ़ने होते हैं, अधिकतर बच्चे इसको छोड़ देते हैं। कृपया न छोड़ें, क्योंकि यूपीएससी यहां से क्वेश्चन पूछती है, लोक सेवा आयोग यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 31 संपत्ति का मूल अधिकार प्रदान करता था, ये पता है आपको, 31 में था। और आर्टिकल 19(1)(f) और आर्टिकल 31 में था। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम सन 1978 के द्वारा क्या 31 को निरस्त कर दिया गया था। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया था, उसको भाग 12 में रख दिया गया था। आर्टिकल 300A में रखकर उसको विधिक अधिकार या लीगल राइट बना दिया गया था, बनाया गया था ऐसा। ठीक है। तो आर्टिकल 300A भाग 12 के तहत रखा गया। इस संशोधन के बाद संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार हो गया जिसे साधारण विधि बनाकर नियमित किया जा सकता है। कानूनी अधिकार का मतलब
इसे साधारण विधि बनाकर नियंत्रित किया जा सकता है, अर्थात संपत्ति के अधिकार के उल्लंघन के विरोध में कोई व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय नहीं जा सकता। कहां नहीं जा सकता? ठीक है जी। पहला संविधान संशोधन कब हुआ? 1951 में हुआ। क्यों हुआ? एबोलिशन ऑफ जमींदारी। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि नवीं अनुसूची को नहीं जोड़ा, नवीं अनुसूची को जोड़ा, लेकिन उसके पीछे जो उद्देश्य था वो क्या था? एबोलिशन ऑफ और भूमि सुधार। और क्या? भूमि सुधार। तो 1951 में प्रथम संविधान संशोधन द्वारा संविधान में अनुच्छेद 31 क, 31 ख और नवीं अनुसूची जोड़ी गई। क्या जोड़ी गई? 31 क जोड़ा गया, 31 ख जोड़ा गया, नवीं अनुसूची जोड़ी गई। इसका प्रमुख उद्देश्य भूमि सुधार विधियों को संवैधानिक संरक्षण प्रदान करना था। भूमि सुधार विधियों को संवैधानिक संरक्षण प्रदान करना था। लाइन बहुत छोटी सी है पर मैंने पहले समझा रखी है, एक बार और समझा देता हूं। भूमि किसके पास थी? जमींदारों के पास। किसके पास थी भाई? इतनी सारी भूमि थी कि उनको खुद नहीं पता था कितनी भूमि है। ठीक है, राजे रजवाड़े जमींदार इनके पास इतनी भूमि थी और एक कई पीढ़ियों से उस पर खेती कर रहा था, जोत रहा था उसको, लेकिन उसको भूमि संबंधी अधिकार नहीं था। तो सरकार ने क्या किया? पहला काम, जब देश आजाद हुआ, पहली पंचवर्षीय योजना, उसमें जो उद्देश्य है वो क्या है? कृषि और इरिगेशन, कृषि और सिंचाई। अब यार कृषि और सिंचाई करवाने के लिए सबसे पहले किसान को अधिकार देने पड़ेंगे ना। किसको? भूमि संबंधी अधिकार देने पड़ेंगे। भाई अगर मैं आपसे अपने खेत पे काम कराऊंगा, आप उस तरह से थोड़े काम करोगे, लेकिन आप अपने खेत पर बहुत अच्छे से काम करोगे। अगर मैंने बोल दिया कि ये खेत जो मेरा है ये आज के बाद तुम्हारा है, उसके बाद देखो फसल डबल, फसल क्या दुगनी, क्योंकि अब तो आपका है, अब आप उस हिसाब। तो सरकार ने भी कुछ ऐसा ही किया। उसने कहा कि यार जो खेत जोत रहा है ना, भूमि उसकी होनी चाहिए, ये नहीं कि रजवाड़ों की होगी या जमींदारों की होगी। तो उसके लिए कानून लाया गया, एबोलिशन ऑफ जमींदारी लाना था, भूमि सुधार कानून लाने थे, और साथ में यह भी पता था कि एक जो मूल अधिकार है वो संपत्ति का अधिकार इनके पास है। किनके पास? भारतीय नागरिकों के पास है, जमींदारों के पास भी है। अब माना मैं सरकार हूं और मैंने, आप सब किसान हो, या ये दो लोग, ये तीन लोग आगे के क्या है? जमींदार हैं, बाकी पीछे के जितने लोग हैं वो सब क्या है? किसान हैं। मैंने आप तीनों से भूमि छीनी, मैंने कहा आपके भूमि संबंधी अधिकार क्या समाप्त, इससे ज्यादा भूमि नहीं रख सकते आप। तो आपको क्या करना पड़ेगा? मैंने धमकी दे दी आपको कि इससे ज्यादा भूमि रखोगे, हदबंदी, इससे ज्यादा भूमि रखोगे तो वो सील होगी। क्या होगी? इसलिए क्या करो, जो किसान है उनमें बांट दो। तो क्या हो गया? सरकार ने बांट दिया किसानों में। अब ये क्योंकि तीनों लोग क्या थे? बहुत अमीर थे, रजवाड़े थे, जमींदार लोग थे। ये गए कोर्ट में, सीधे सुप्रीम कोर्ट में गए। कहां गए? सुप्रीम कोर्ट। इन्होंने अपना आर्टिकल दिखाया कि आर्टिकल 19(1)(f), आर्टिकल 31 संपत्ति का अधिकार। किसका अधिकार? संपत्ति का अधिकार। और बहुत अच्छे वकील कराकर जो सरकार ने भूमियां बांटी थी किसानों में, आप लोगों में, वो सब क्या हो गई? फिर दोबारा कोर्ट ने निर्णय किसके हिसाब से देना है भाई? कोर्ट ने निर्णय उसके हिसाब देना जो लिखा हुआ है संविधान में। तो संविधान में मूल अधिकार था, ये तो इनका संपत्ति का अधिकार तो इनका मूल अधिकार था। तो पता चला वो सारी भूमि फिर दोबारा किसान अच्छा खासा कुछ कर भी रहे थे, फिर दोबारा छीन के फिर किसके हाथ में? जमींदार के। और जमींदारों ने कहा कि बहुत बन रहे थे इनको, किसानों को, हम कुछ भी कर सकते हैं अपने पैसों के दम, है ना। तो यार ये ना हो, इसलिए क्या करना पड़ा? नवी अनुसूची लानी पड़ी। क्या लानी पड़ी? नवी अनुसूची लानी पड़ी। अब ये बोला गया कि अब अगर संसद ने कोई कानून बना दिया, क्या कर दिया, और उसको नवी अनुसूची के अंदर रख दिया, तो वो न्यायालय में वाद योग्य नहीं रहेगी, नॉन जस्टिसेबल हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अब ये नवी अनुसूची आ गई ना, ये एक ऐसी सूची आ गई कि इसमें सरकार ने भूमि सुधार जमींदारी उन्मूलन संबंधी कानून बनाए, नवी अनुसूची में रख दिए। अब नवी अनुसूची में रख गए। अब ये तीनों लोग, जो तीन रजवाड़े और जमींदार लोग हैं, ये फिर दोबारा फाइल लेके गए अपने संपत्ति का अधिकार लेके, और कहा? कोर्ट में। कोर्ट ने कहा भाई ये तो नॉन जस्टिसेबल। क्या है? नॉन जस्टिसेबल है। लेकिन कब तक? कोर्ट के पास एक अधिकार होता है पुनरावलोकन का। सरकार इस चीज से परिचित थी कि एक ना एक दिन न्यायालय जरूर बोलेगा कि हमारे पास जुडिशियल रिव्यू है का अधिकार है, न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार है। एक ना एक दिन सुप्रीम कोर्ट ये जरूर बोलेगा
कि हम नवी अनुसूची के अंदर जाकर भी क्या करेंगे, अगर संविधान से बाहर की कोई चीज होगी तो उसको असंवैधानिक घोषित करेंगे। क्या करेंगे? इसलिए बड़ी समस्या हुई भाई आर्टिकल 19(1)(f) और आर्टिकल 31 संपत्ति के अधिकार को इस पार्ट से बाहर निकालने के लिए बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ी। तब जाके 1978 में जाके सफल हुई सरकार 44वें संविधान संशोधन से। किससे? अगर संपत्ति के अधिकार विधिक को मूल अधिकार से ना हटाते, ये जितनी योजनाएं चल रही हैं, ये लैंड एक्विजिशन एक्ट, ये कोई भी चीज, ये डैम वैम कुछ नहीं बनता भाई। ये जो सड़क चौड़ीकरण है ना, आप हर जगह पर अपना संपत्ति का अधिकार लेकर क्या करते, बैठ जाते। समझ में आया? समझ में आ गया? तो मैंने कहा 78 के बाद संपत्ति के अधिकार विधिक अधिकार है, लेकिन 78 से पहले की व्यवस्था नवीं अनुसूची है। क्या है? नवीं अनुसूची। चलो जी, तो भाई क्या किया गया? अनुच्छेद 31 पहले संविधान संशोधन 1951 द्वारा संविधान में अनुच्छेद 31 ख नवीं अनुसूची को जोड़ा गया। इसका प्रमुख उद्देश्य भूमि सुधार विधियों को संवैधानिक संरक्षण प्रदान करना था। इस लाइन को एक्सप्लेन करना पड़ा मुझे इतना ज्यादा, ठीक है। अनुच्छेद 31 क संपदाओं आदि के अर्जन के लिए बंद करने वाली विधियों की व्यावृत्ति के बारे में है। अनुच्छेद 31 ख कुछ अधिनियमों एवं विनियमों के विधि मान्यकरण के बारे में है। इसके तहत अनुसूची 9 में शामिल अधिनियमों और विनियमों को संरक्षण प्रदान किया गया था। क्या किया गया था? अनुसूची 9 में अधिनियमों और विनियमों को संरक्षण प्रदान किया। तो भूमि सुधार विधियों की व्यावृत्ति, सबसे पहले इसको समझ लेते हैं कि सेविंग ऑफ लैंड रिफॉर्म लॉज, सेविंग ऑफ लैंड रिफॉर्म लॉज, आर्टिकल 31 का यह उपबंधित करता है कि किसी संपदा या उससे संबंधित अधिकार का राज्य द्वारा अर्जन करने वाली किसी विधि को न्यायालय में इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि वह आर्टिकल 14 या 19 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है। पहले ही बोल दिया। क्या बोल दिया? कि न्यायालय में नहीं जा सकते भाई आप। क्या नहीं जा सकते? किसी संपदा या उससे संबंधित अधिकार, किसी संपदा या उससे संबंधित अधिकार का अगर राज्य क्या करता है, अर्जन करता है, क्या करता है, एक्विजिशन करता है। एक्विजिशन अभी सुना आपने, लैंड एक्विजिशन एक्ट जो बना था मोदी जी के समय में, ठीक है। अगर अर्जन करने वाली किसी विधि को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, यानी संसद ने तो विधि बना दी एक्विजिशन की, लैंड एक्विजिशन ले लो, या कोई या राजा है उसके महल को बोल दिया भाई ये अब रजवाड़े गए, अब ये क्या है, ये जनता की संपत्ति है, अब आप इन महलों को नहीं रह सकते इसमें, ठीक है। तो न्यायालय में इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है। इतना समझ में आ गया। वस्तुतः आर्टिकल 31 क का मुख्य उद्देश्य जमींदारी उन्मूलन करने के लिए पारित विधियों की वैधता को न्यायालय में चुनौती देने से संरक्षित करना था। यह पता था कि हम जब क्या करेंगे, जमींदारी उन्मूलन वाली कोई विधि बनाएंगे तो जमींदार न्यायालय में जाएंगे ही जाएंगे। और किस अधिकार को लेकर? संपत्ति के अधिकार को लेकर, 14 को लेकर, 19(1)(f) को लेकर। समझ में आ गया? तो आर्टिकल 31 क का मुख्य उद्देश्य क्या था? जमींदारी उन्मूलन, रुक के पढ़ना है, करने वाली जमींदारी उन्मूलन करने के लिए पारित विधियों की वैधता को न्यायालय में चुनौती देने से संरक्षित करना था। संरक्षित करना समझते हो? कंजर्व करना, ठीक है। किंतु बाद में इसमें अनेक आर्थिक विधियों को भी शामिल कर लिया गया। आर्थिक विधियों को भी शामिल कर लिया गया। 17वें संविधान संशोधन अधिनियम 1964 के द्वारा आर्टिकल 31 क में संशोधन करके संपदा यानी एस्टेट, संपदा यानी स्टेट शब्द के अर्थ को और भी विस्तृत कर दिया गया। संपदा यानी एस्टेट शब्द के अर्थ को और भी विस्तृत कर दिया गया, ठीक है। चलो जी, फिर अब क्या है? कतिपय अधिनियमों की व्यावृत्ति यानी सेविंग्स ऑफ सर्टेन एक्ट्स। अभी हमने पढ़ा था सेविंग ऑफ लैंड रिफॉर्म लॉज, क्या पढ़ा था? अब हम पढ़ रहे हैं सेविंग्स ऑफ सर्टेन एक्ट्स 31 ख। क्या पढ़ रहे हैं? 31 ख कतिपय अधिनियमों और विनियमों के विधि मान्यकरण के बारे में। इसके बारे में विधि मान्यकरण,
दो शब्द पढ़ने हैं आपने, विधि मान्य, अविधि मान्य। विधि मान्य मतलब ठीक है, विधि के हिसाब से है। अविधि मान्य मतलब विधि के हिसाब से नहीं है। यहां पर जो हम शब्द पढ़ रहे हैं वो विधि मान्यकरण पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? यानी आर्टिकल 31 का कतिपय अधिनियमों एवं विनियमों के विधि मान्यकरण के बारे में है। इसे भी प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया। अनुच्छेद 31 का संविधान की अनुसूची 9 से संबंधित है। किससे संबंधित है? अनुसूची 9 से संबंधित है। इसके अनुसार 9वीं अनुसूची में शामिल अधिनियमों और विनियमों यानी एक्ट्स और रेगुलेशंस को इस आधार पर शून्य नहीं समझा जाएगा कि वे अधिनियम या विनियम भाग 3 के किसी उपबंध अर्थात किसी भी मूल अधिकार का उल्लंघन करते हैं। उनके संकेतों को समझो। किनके? उनके संकेतों को समझो, क्योंकि मैंने कहा मैं क्या हूं? संसद हूं। मैंने क्या किया? कानून बना दिया। मैंने कहा इन जमींदारों की जमीन जब्त, किसको बांट दी? आप लोगों, पीछे वालों में बांट दी, किसानों में बांट दी। ठीक है, ये लोग गए कोर्ट में, कोर्ट ने देखा संपत्ति के अधिकार का हनन हो गया इन तीनों का। क्या हो गया? राइट टू प्रॉपर्टी का हनन हो गया। मैंने इनकी प्रॉपर्टी छीन ली, इनके महल छीन लिए, इनकी जमीनें छीन के क्या कर दिया? किसानों में बांट दी। तो क्या करेगा कोर्ट? बोलेगा जीरो। जो आपकी विधि है यानी संसद ने जो विधि बनाई है वो जीरो है, क्योंकि मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है। इसलिए यहां पर बोल दिया उन्होंने, कहां पर? आर्टिकल 31 ख में संविधान की अनुसूची 9 से, इसके अनुसार 9वीं अनुसूची में शामिल, 9वीं अनुसूची में शामिल अधिनियमों और विनियमों यानी एक्ट्स एंड रेगुलेशंस को इस आधार पर शून्य नहीं समझा जाएगा। शून्य नहीं समझा जाएगा मतलब जीरो नहीं करेगी कोर्ट। शून्य नहीं समझा जाएगा कि वे अधिनियम या विनियम भाग 3 के किसी उपबंध अर्थात किसी भी मूलाधिकार का उल्लंघन कर रहे थे। मूलाधिकार का उल्लंघन, राइट टू प्रॉपर्टी। दूसरे शब्दों में 9वीं अनुसूची में शामिल किसी अधिनियम या विनियम को न्यायालय में इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि उसने किसी मूलाधिकार का उल्लंघन किया। समझ में आ गया? ठीक। आर्टिकल 31 ख आर्टिकल 31 क की अपेक्षा अधिक विस्तृत है, क्योंकि आर्टिकल 31 ख के तहत किसी भी मूल अधिकार, ना कि सिर्फ 14 और 19, ना कि सिर्फ 14 और 19 का उल्लंघन करने वाली अनुसूची 9 में शामिल विधियों को संरक्षित किया गया। आर्टिकल 31 क जो था ना, वो सिर्फ 14 और 19 की बात कर रहा था। पता था उन्हें 14 और 19 को लेके जाएंगे, एक विधि के समक्ष था, एक 19 वही है ना, संपत्ति वाला। अब क्या हो गया? इन्होंने कहा नहीं भैया, 31 ख में बोला सारे मूल अधिकार, किसी भी मूल अधिकार का अगर क्या करता हो। फिर सुन लीजिए, आर्टिकल 31 ख आर्टिकल 31 क की अपेक्षा अधिक विस्तृत है। क्या है? अधिक विस्तृत है, क्योंकि आर्टिकल 31 ख के तहत किसी भी मूल अधिकार का उल्लंघन करने वाली अनुसूची 9 में शामिल विधियों को संरक्षित किया गया। केवल 14 और 19 नहीं कहा, अब क्या कहा? किसी भी मूल अधिकार। अब आप सोचते होंगे कि यही तो लूप होल्स होते हैं, किसी भी मूल अधिकार यानी सारे मूल अधिकार। और जब पहले वाले में बोला तो सिर्फ बोला 14 और 19, तो धीरे धीरे अधिक वो किया उन्होंने। क्या? पहले 14 और 19 को, फिर देखा कोर्ट का कैसा है, फिर क्या किया? किसी भी मूल अधिकार। ठीक है जी। अब क्या हुआ? आर्टिकल 31 ख का प्रभाव भूतलक्षी है। कैसा है? भूतलक्षी है। और यदि किसी अवैध घोषित किए गए अधिनियम को भी इसमें शामिल कर दिया जाता है तो उसकी वैधता को भी चुनौती नहीं दी जा सकती। महाराष्ट्र राज्य बनाम कानसिंह 1978 का मामला, सुप्रीम कोर्ट। किसका मामला? सुप्रीम कोर्ट। प्रारंभ में 9वीं अनुसूची में कुल 64 भूमि सुधार अधिनियमों को शामिल किया गया था। कितने? 64। ठीक है। समय समय पर संविधान द्वारा इस अनुसूची में विभिन्न अधिनियमों को शामिल किया गया। वर्तमान में 9वीं अनुसूची में 284 अधिनियम शामिल है। जब भाई आप ये बेयर एक्ट की 9वीं अनुसूची उठाते हो ना, तो आप कई पेजों तक भूमि सुधार, जमींदारी उन्मूलन, यही शब्द पढ़ते रहते हो। चाहे तो उठा के देख लो, 9वीं अनुसूची उठा के देखो, और उसमें देखो आप अलग अलग राज्यों के जितने भी वो होंगे वो सब कहां है? 9वीं अनुसूची में। कहां पर? 9वीं अनुसूची में कई पेज मिलेंगे आपको। 2-4 एग्जाम्पल दे देता हूं मैं। 9वीं अनुसूची में जैसे द बिहार लैंड रिफॉर्म एक्ट 1950, द बॉम्बे टेनेंसी एंड एग्रीकल्चर लैंड एक्ट 1948, द बॉम्बे मलेकी टेनेरू एबोलिशन एक्ट 1949, द बॉम्बे ताल्लुकदारी टेन्योर एबोलिशन एक्ट 1949, द पंचमहल मेहवासी टेन्योर एबोलिशन एक्ट
टिन्योर, एबोलिशन एक्ट 1949, यानी बिहार भूमि सुधार अधिनियम 1950, मुंबई अभिधृति, भूधृति, अभिधृति, ये शब्द याद कर पढ़ लीजिए, काम आएंगे। अभिधृति और कृषि भूमि अधिनियम 1948। तो इसमें आप देखेंगे तो लगभग कितने मिलेंगे, 284 कितने 284 अधिनियम है इसके अंदर। इसके अंदर नवीं अनुसूची के अंदर। ये समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। अब भाई नीति निर्देशक तत्वों संबंधी विधियों की व्यावृत्ति, किसकी व्यावृत्ति मतलब सेविंग्स, व्यावृत्ति मतलब आर्टिकल 31 गौ कुछ नीति निर्देशक तत्वों को प्रभावी करने वाली विधियों की व्यावृत्ति के बारे में, सेविंग्स के बारे में कैसे बचाया गया उसको देखो। 25वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 द्वारा जोड़ा गया इसको। किसके द्वारा जोड़ा गया? 25वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 द्वारा जोड़ा गया। इसके अनुसार यदि राज्य द्वारा आर्टिकल 39 ख और 39 ग में दिए गए नीति निर्देशक तत्वों को कार्यान्वित करने के लिए कोई विधि बनाई जाती है और उसे इस आधार पर न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती कि उसने आर्टिकल 14 और 19 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया है। ठीक है, क्या बोलना चाह रहा है कि 25वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 द्वारा जोड़ा गया 31C, 31 ग, 31 किस संविधान? 25वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 द्वारा जोड़ा गया। क्या बोलना चाह रहा है कि यदि राज्य द्वारा, अच्छा पहले समझ लो, नीति निर्देशक तत्व पता है आपको राज्य के, डीपीएसपी बोलते हैं, डायरेक्टर ऑफ स्टेट पॉलिसी बोलते हैं, पार्ट 4 में है, संविधान वेताओं ने रखे हैं, और साथ में ये बोला है कि राज्य अपनी जब नीति बनाएगा, जब विधि का निर्माण करेगा तो इनको ध्यान में रखेगा अगर आपको कल्याणकारी राज्य बनाना है, वेलफेयर स्टेट बनाना है। ये पता है कि अगर आपको वेलफेयर स्टेट बनाना है तो भैया जो भी आप कानून बनाओगे, जो भी नीति बनाओगे, पार्ट 4 को पढ़ लीजिए और उसके अनुसार क्या कीजिए, अपना क्या कीजिए, नीति बनाइए। बाध्यकारी नहीं है। पार्ट 4 को लेकर हम सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते। ये नहीं बोल सकते जी पार्ट 4 में ऐसा लिखा हुआ, हमें तो मिला ही नहीं, रोजगार तो मिला ही नहीं, ऐसा लिखा हुआ इन्होंने रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएगी सरकार। ठीक है, तो गया होगा कोई तो कोर्ट ने कहा भाई ये तो राज्य के संसाधनों पर निर्भर करेगा ना कि वो कितने डीपीएसपी को फॉलो करता है। ये राज्य के संसाधनों पर निर्भर करता है कि वो डीपीएसपी को कहां तक फॉलो कर पाता है। इतना समझ में आ गया? ठीक है जी। तो क्या हुआ कि कुछ कानून बन रहे थे जिस डीपीएसपी को ध्यान में रखते हुए कुछ विधियों का निर्माण किया जा रहा था और उससे मूल अधिकारों का हनन हो रहा था। क्या हो रहा था? अब मूल अधिकारों का हनन होगा तो फिर कोई ना कोई चला जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, बोलेगा जी मूल अधिकारों का हनन हो गया, सरकार ने ऐसा ऐसा कानून बना दिया, ऐसी विधि बना दी, उसको रोकना पड़ेगा ना। तो पहले तो बोला खाली आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 का अगर उल्लंघन हो रहा है, मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, और राज्य द्वारा आर्टिकल 39 ख और ग में, खासकर दो आर्टिकल, कौन? 39 ख और 39 ग, क्योंकि जो डीपीएसपी है आपके वो 36 से लेके 51 तक है, उसमें भी जो सबसे लंबा आर्टिकल है वो 39 है। 39 ख और ग में बोला कि अगर में दिए गए नीति निषेध तत्वों को कार्यान्वित करने के लिए राज्य द्वारा कोई विधि बनाई जाती है तो उसे इस आधार पर न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती कि उसने आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 का क्या किया है? उल्लंघन किया है। इतना समझ में आ गया? ठीक है जी। इस संशोधन के द्वारा आर्टिकल 31 से मुआवजा शब्द हटा दिया गया तथा 26वें संविधान संशोधन द्वारा प्रिवी पर्स को हटा दिया गया। राजाओं को कुछ विशेष अधिकार मिलते थे, प्रिवी पर्स बोलते थे, इंदिरा गांधी ने समाप्त करवा दिए। किसने? राजाओं के प्रिवी पर्स समाप्त हो गए 26वें संविधान संशोधन द्वारा। आर्टिकल 31 से मुआवजा शब्द हट गया, अतः नीति निषेध तत्वों को मूल अधिकारों पर प्राथमिकता दी गई। डीपीएसपी को फंडामेंटल राइट्स पर प्राथमिकता दी गई। क्या दी गई? प्राथमिकता दी गई। चलो जी, फिर क्या हुआ? 42वां संविधान संशोधन, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, श्रीमती इंदिरा गांधी जी का काल है ना, 1976 की बात। 31 ग में फिर संशोधन कर दिया गया। फिर बोला गया कि आर्टिकल 39 ख और ग में दिए गए निर्देशक तत्वों के स्थान पर लिख दिया भाग 4। क्या लिखा? भाग 4। क्या लिख दिया गया? भाग 4 में दिए गए सभी और निर्देशक तत्वों की शब्दावली को रखा गया। इसका तात्पर्य यह था, अब क्या था? अब यह था कि पूरे डीपीएसपी में
किसी को भी अगर ध्यान में रखते हुए राज्य विधि का निर्माण कर रहा है और उससे अगर मूल अधिकारों का हनन हो रहा है, क्या हो रहा है, मूल अधिकारों का हनन हो रहा है, चलेगा जी, कोई दिक्कत नहीं है। 31 गौ में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 से यह व्यवस्था कर दी गई। तो यार क्या सुप्रीम कोर्ट चुप बैठता? सुप्रीम कोर्ट के पास एक अस्त्र था, कौन सा? सुप्रीम कोर्ट के पास एक अस्त्र था, ठीक है, जुडिशियल रिव्यू का था, लेकिन एक और अस्त्र था, कौन सा? संविधान का मूल ढांचा। संविधान का मूल ढांचा। तो कोर्ट क्या बोलेगा? कोर्ट यही तो बोलेगा भाई इससे तो बेसिक स्ट्रक्चर ही खत्म हो गया, किसका? संविधान का। आपने पूरे भाग 4 को भाग 3 के ऊपर ऐसे बिठा दिया, तो क्या हो गया? बेसिक स्ट्रक्चर खराब हो गया। इसलिए फिर डेफिनेशन आई, जब सुप्रीम कोर्ट ने डेफिनेशन दी तो बेसिक स्ट्रक्चर की डेफिनेशन में एक लाइन और जुड़ी। उन्होंने कहा कि इन दोनों के बीच में समन्वय होना चाहिए, कोई भी किसी के ऊपर क्या नहीं, वरीयता नहीं होगा, कोई भी किसी के ऊपर क्या नहीं होगा, हावी नहीं होगा। 42वां संविधान तो साफ साफ क्या कर रहा था कि भाग 4 को यानी डीपीएसपी को भाग 3 के ऊपर क्या कर रहा, हावी बना दे रहा है। फिर बता देता हूं, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा आर्टिकल 31 गौ में संशोधन करके आर्टिकल 39 ख गौ में दिए गए निर्देशक तत्वों के स्थान पर लिख दिया गया भाग 4। और क्या लिखा? भाग 4 में दिए गए सभी अथवा किसी निर्देशक तत्व। इसका मतलब अब सरकार किसी भी आर्टिकल को 36 से लेके 51 तक किसी भी आर्टिकल को लेकर कोई कानून बनाती और उससे मूल अधिकारों का हनन होता तो बोलते कि जी चलता है जी, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई इसका तात्पर्य यह था कि यदि राज्य भाग 4 में उल्लिखित सभी या किन्हीं निर्देशक तत्वों को कार्यान्वित करने के लिए ऐसी विधि बनाती है जिससे अनुच्छेद 14 या 19 का उल्लंघन होता है तो उसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। उसी लाइन को बोल रहा है जो मैं आपको समझा रहा हूं। मिनर्वा मिल बनाम भारत संघ के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने आर्टिकल 31 गौ के इस संशोधन को आधारभूत ढांचे को नष्ट करने वाला बताया। क्या बताया? आधारभूत ढांचे को नष्ट करने वाला बताया। वाद याद रखना, मिनर्वा मिल बनाम भारत संघ का मामला में कहा कि भैया ये नहीं चलेगा, पूरा का पूरा भाग 4 नहीं चलेगा। ठीक है, आपने बोला कि यार क्या आर्टिकल 39 ख और आर्टिकल 39 ग, तो चलो मान लेते हैं उसको, लेकिन आपने तो 39 आपने तो मोजा पकड़ के सीधा गिरबान पकड़ लिया। 39 ख और ग की जगह आपने क्या लिख दिया? पार्ट 4 लिख दिया। पार्ट 4 में भी ये लिख दिया कि भाग 4 में सभी या किसी। इसका मतलब तो क्या हो गया? डीपीएसपी मूल अधिकारों से बहुत ऊपर हो गया फिर तो। ठीक है, तो आर्टिकल 31 गौ के इस संशोधन को आधारभूत ढांचे को नष्ट करने वाला बताया और असंवैधानिक घोषित कर दिया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, असंवैधानिक घोषित कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने वामन राव बनाम भारत संघ 1980 के मामले में असंशोधित अनुच्छेद 31 गौ को संवैधानिक घोषित किया। उन्होंने कहा कि इस 42वें संशोधन से पहले जो 31 गौ था वो ठीक था, लेकिन अब जो 31 गौ में जहां पे आपने भाग आर्टिकल 39 ख और गौ की जगह पर भाग 4 लिख दिया वो गलत है, वो असंवैधानिक, वो मूल ढांचे को नष्ट करने वाला है। इतना समझ में आ गया? इसकी डिटेल मैं अब बाद में भी बताऊंगा आपको, और डिटेल आती है। फिलहाल आप इतना समझ लीजिए। इसके बाद मैंने आपको आर्टिकल 32 बताना है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, हृदय और आत्मा, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को, आर्टिकल 32 को, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की हृदय और आत्मा कहा है। इतना समझ में आ गया?